नमस्कार, आपके पसंदीदा श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर सीरीज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते समय आज जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और पावर से रिलेटेड कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और साथ में समझते हैं सीरीज और पैरेलल सर्किट्स में किस तरह से करंट वोल्टेज कैलकुलेशंस की जाती है। शुरू करते हैं। एक विद्युत बल्ब की क्षमता रेटिंग को विभव 250 वोल्ट पर शक्ति 100 वाट के रूप में व्यक्त किया गया है। इस बल्ब की गर्म स्थिति में जो प्रतिरोध का मान है वो ज्ञात करना है। हमें इसी तरह के प्रश्नों में बल्ब द्वारा ली गई धारा भी पूछी जा सकती है। हमें जब किसी विद्युत उपकरण के बारे में क्षमता स्पेसिफाई की जाती है तो विभव और शक्तियों के मान दिए जाते हैं। ये इसलिए उचित है क्योंकि सभी विद्युत उपकरण को विद्युत आपूर्ति में परस्पर समांतर में लगाया जाता है और वो एक निर्धारित विभव पर काम करने के लिए डिजाइन किए हुए होते हैं और उस विशेष डिजाइन की वोल्टेज पर काम करते हुए वो किन शक्ति क्षमताओं पर काम करेंगे वो उनकी पूर्ण जानकारी हो जाती है। तो पावर और विभव के रूप में विद्युत उपकरणों की क्षमता दी जाती है। अब यहाँ हमारे पास विभव, धारा, प्रतिरोध और शक्ति 4 पैरामीटर हैं, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर, और इनके बीच में 2 गणितीय संबंध ओम के नियम अनुसार विभव धारा के समानुपाती है और समानुपाती स्थिरांक अगर प्रतिरोध लें तो V = IR विभव धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर है। एक समीकरण है। और विद्युत परिपथ में शक्ति विभव और धारा के गुणनफल के बराबर है। तो ये एक बहुत बेहतर याद करने का तरीका हो सकता है कि विभव और धारा का अनुपात तो परिपथ का प्रतिरोध है और विभव और धारा का गुणनफल परिपथ की शक्ति है। यहाँ हमें परिपथ की शक्ति और विभव दिया हुआ है तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम परिपथ की धारा ज्ञात कर सकते हैं और धारा शक्ति में विभव का भाग देने पर 100 वाट शक्ति, 250 वोल्ट विभव और धारा का मान आ गया 0.4 एम्पियर। अब इस धारा का इस्तेमाल ओम के नियम के इस V = IR सूत्र में अगर इस्तेमाल करें तो हम प्रतिरोध को V और I के अनुपात के रूप में 250 वोल्ट पे 0.4 एम्पियर धारा के साथ 625 ओम प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस तरह के सवालों में बिना धारा ज्ञात किए हम अगर प्रतिरोध ज्ञात करना चाहें तो ये जो पावर का सूत्र है V और I के गुणा, इसमें I की जगह हम V बटा अगर R रख दें तो I की जगह V/R रखने पर ये पावर V²/R रूप आ जाएगी। अर्थात विभव के वर्ग में प्रतिरोध का भाग देने पर शक्ति का संबंध बनता है और यहाँ पक्ष रूपांतरण से प्रतिरोध का मान विभव के वर्ग में शक्ति का भाग देने से आ जाएगा। विभव 250 वोल्ट का वर्ग किया और शक्ति 100 वाट का भाग दिया। गणना की दोनों जीरो जो अंश में है वो हर की 100 वाली 2 जीरो से कट जाएगी और 25 का 25 से गुणा 625 ओम। डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। किसी विद्युत चालक की ज्यामिति में होने वाले परिवर्तनों से उसके प्रतिरोध पर क्या परिवर्तन होगा, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बहुत प्रचलित हैं। यहाँ पूछा गया है कि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसकी लंबाई वही रखते हुए उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जावे। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है और इस समानुपाती को बराबर का समीकरण बनाने का जो स्थिरांक है उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। और ये जो प्रतिरोधकता रो संकेत से इंकित की गई है ये पदार्थ की ज्यामिति या प्रतिरोध के मान पे निर्भर नहीं करती है। अर्थात यहाँ ज्यामिति बदलने पे भी प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। अगर चालक पदार्थ और उसका कार्यकारी ताप और दूसरी भौतिक स्थितियां यथावत रहे तो यहाँ प्रतिरोधकता नियतांक है, लंबाई भी वही रही है तो प्रतिरोध चालक के काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती हो गया है। और किसी वृत्ताकार काट क्षेत्रफल का क्षेत्रफल πr², जहां r तार की त्रिज्या है, उसको अगर हम व्यास के रूप में लिखें तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो ये πd²/4 रूप आ जाएगा जहां d तार का व्यास है। और अगर हम व्यास को 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल व्यास के वर्ग के समानुपाती 4 गुना हो जाएगा। और अगर क्षेत्रफल 4 गुना हो गया है, प्रतिरोधकता और लंबाई वही है तो प्रतिरोध 1/4 रह जाएगा। यहाँ दूसरा विकल्प प्रतिरोध 4 गुना तक कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर काट क्षेत्रफल वही रहता और केवल लंबाई बदली जाती तो प्रतिरोध का मान लंबाई के समानुपाती होता। अगर तार की लंबाई 2 गुनी कर देते तो प्रतिरोध 2 गुना हो जाता। लेकिन चाहे हम लंबाई बदलें या काट क्षेत्रफल बदलें, प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात ज्यामिति परिवर्तन करने से केवल प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो चालक के पदार्थ और ताप पर निर्भर करती है वो यथावत रहेगी। यदि
तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 परस्पर विद्युत परिपथ में समांतर में जुड़े हुए हों तो इन तीनों की जगह एकल तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। कुल प्रतिरोध ऐसे तीन प्रतिरोधों की जगह एक अकेला अगर रखना हो तो उसका मान क्या होगा। तो हमें जानकारी है प्रतिरोध परिपथ में धारा प्रवाह का विरोध है और समांतर में जब हम प्रतिरोधों को लगाते हैं तो समान विभव पे समांतर में लगे हुए प्रतिरोध धारा प्रवाह की दूसरी समांतर स्थितियां बनाते हैं और धारा प्रवाह को आसान बना देते हैं और ऐसी स्थिति में अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है और ये चौथा विकल्प सही विकल्प हो गया। अगर यही तीनों प्रतिरोध एक श्रेणी क्रम में एक समान धारा वहन करते हुए कुल विभवांतर को बांटते तो इनका तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों का जोड़ ये पहला विकल्प श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध हो जाता। अगर किसी समांतर परिपथ में केवल दो ही प्रतिरोध परस्पर समांतर हो तो उनके तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जब अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के साथ एलसीएम लीक के हल किया जाता तो हम पाते कि तुल्य प्रतिरोध का मान दोनों प्रतिरोध R1 और R2 के मान के गुणा में उनके जोड़ का भाग देने से आ जाता। तो R1 और R2 का समांतर तुल्य प्रतिरोध का मान R1 गुणा R2 भाग R1 प्लस R2 हो सकता था, जो कई बार हमारी परिपथ गणनाओं को बहुत सहज और सरल बना देता है। लेकिन दो प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध हमने R1 R2 बटा R1 प्लस R2 निकाला है वो तीन में लागू नहीं होगा। अगर तीन या ज्यादा प्रतिरोध परस्पर समांतर हो तो अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम का जोड़ करके हम तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में लगने वाले कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस इतने छोटे आकार के होते हैं कि उनमें अंकों से उनके मान को लिखकर पढ़ना संभव नहीं है। तो कलर के पट्टियों के कोड से रंगकूट विधि से उनके प्रतिरोध के मान ज्ञात किए जाते हैं। तो हमें यहाँ एक प्रतिरोध जिसमें एक सिरे के नजदीक क्रम से लाल, नीला, ऑरेंज और सिल्वर पट्टियां बनाई हुई है, इसका मान ज्ञात करना है। तो एक कोड है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो ये जो शब्द हैं ये 10 अलग अलग रंगों से हमारे 10 अंक 0 से 9 तक परिभाषित करते हैं। पहला बी ब्लैक है, दूसरा बी ब्राउन है। तो ब्लैक कलर 0 अंक को और ब्राउन 1 को, ध्यान रहे गिनती 0 से शुरू हो रही है। फिर ये रेड, ऑरेंज, येलो क्रमशः 2, 3, 4 अंक को प्रदर्शित कर रहे हैं और ये ऑफ सिर्फ बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, इसको याद करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है। ग्रीन हरा रंग है और ब्लू नीला रंग है जो क्रमशः 5 और 6 अंक को बता रहे हैं और वॉयलेट बैंगनी, ग्रे सलेटी और सफेद व्हाइट क्रमशः 7, 8, 9 अंक को बता रहे हैं। तो यहाँ जो अंक है, पहली पट्टी रेड 2 को अंकित कर रही है और दूसरी ब्लू 6 को अंक कर रही है। तो सार्थक अंक जो पहले 2 रंग की पट्टियों से बन रहे हैं वो 2 और 6 26 हो जाएगा और ये जो तीसरी पट्टी है वो 10 की घात जो गुना में आती है उसे प्रदर्शित कर रही है और ऑरेंज 3 अंक को बता रहा है। तो ये 10 की घात 3 26 किलो ओम का प्रतिरोध हो गया है। और ये चौथी पट्टी मास प्रोडक्शन में रेजिस्टेंस के मान में परिवर्तन की परास को इंगित करता है और अगर ये चौथी पट्टी गोल्डन होती तो ये परिवर्तन प्लस माइनस 5% होता, लेकिन यहाँ अगर ये सिल्वर है तो ये परिवर्तन प्लस माइनस 10% होगा। और अगर चौथी पट्टी बनाई हुई नहीं होती, केवल 3 ही पट्टियां होती, तो ये परिवर्तन प्लस माइनस 20% होता। आजकल अधिक गुणवत्ता के कार्बन रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, उनकी टॉलरेंस अक्सर 5%, चौथी पट्टी गोल्डन होती है, लेकिन अगर चौथी पट्टी सिल्वर है तो ये परिवर्तन प्लस माइनस 10% हो सकता है। अगर यहीं पहली पट्टी ऑरेंज, दूसरी रेड होती और चौथी पट्टी येलो होती तो ये मान 3, 2 × 10 की घात 4 तीसरा विकल्प हो जाता। इसी तरह से अगर पहली पट्टी पे रेड, दूसरी पे ऑरेंज होता और फिर तीसरी पट्टी भी ऑरेंज होती तो ये मान 23 × 10 की घात 3 हो जाता और गोल्डन के साथ ये प्लस माइनस 5% चौथी पट्टी से टॉलरेंस आ जाती। इसी तरह से अगर पहली पट्टी पे ऑरेंज, दूसरी पट्टी पे वॉयलेट कलर होता और तीसरी पट्टी पे येलो कलर होता और चौथी पट्टी गोल्डन होती तो हमारा ये डी विकल्प हो जाता। 2 विद्युत बल्ब दिए गए हैं जिनकी विभव क्षमता 240 वोल्ट पर शक्ति 200 वाट है। इन दोनों बल्बों को उसी 240 वोल्ट की आपूर्ति से जिन क्षमता के लिए वो बनाए गए हैं परस्पर श्रेणी में जोड़कर अगर इस्तेमाल किया जाए तो इस विद्युत परिपथ की, जिसमें 2 बल्ब श्रेणी में है 200 वाट के, उसकी कुल शक्ति क्या होगी। तो सामान्यतः ऐसे बल्ब विद्युत आपूर्ति के साथ परस्पर समांतर में लगाए जाते हैं और ऐसी स्थिति में प्रत्येक बल्ब विद्युत आपूर्ति से अपनी धारा
धारा V/R के अनुसार लेता है और इस धारा से विभव का गुणा परिपथ में बल्ब की निर्धारित विभव पर निर्धारित शक्ति 200 वाट बन जाती है। अगर दो बल्ब परस्पर समांतर में लगाए जाते तो दोनों बराबर धारा लेकर बराबर 200 वाट की शक्ति परिपथ से लेते और कुल शक्ति 400 वाट हो जाती। लेकिन यहाँ जब हमने दो बल्बों को श्रेणी में लगाया है तो इनके परिपथ प्रतिरोध जुड़कर 1R की बजाय 2R हो गए हैं और उसी 240 वोल्ट की स्रोत विभव में इनकी धारा का मान आधा हो गया है। आधी धारा से परिपथ की शक्ति भी आधी हो जाएगी, तो ये 200 वाट की बजाय दोनों बल्ब मिलकर 100 वाट शक्ति पर काम करेंगे। तो जब हम आपूर्ति के साथ समान विभव क्षमता के उपकरणों को परस्पर समांतर में जोड़ते हैं तो शक्तियां जुड़ जाती हैं और प्रतिरोध घट जाते हैं। वहीं अगर उन्हें श्रेणी में जोड़ा जाए तो प्रतिरोध तो बढ़ जाएंगे और शक्तियां कम हो जाएगी। अगर यहाँ 2 बल्ब की बजाय 4 बल्ब श्रेणी में होते और प्रत्येक 200 वाट पे 240 वोल्ट विभव क्षमता की रेटिंग के साथ होते तो चारों 200 वाट की कुल शक्ति 1/4 50 वाट रह जाती। ये हमारी परीक्षाओं का सबसे प्रचलित प्रश्न प्रारूप है जो प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। हमें दिया गया है 50 वाट के 10 लैंप हैं जो प्रतिदिन अगर 5 घंटे इस्तेमाल किए जाएं तो इनकी कुल विद्युत ऊर्जा की खपत को विद्युत यूनिट के रूप में निकालना है। तो एक विद्युत ऊर्जा यूनिट 1 किलोवाट आवर है। हमें पता है विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय का गुणनफल होता है। अगर शक्ति को किलोवाट में और समय को घंटों में नापा जाए तो शक्ति और समय का ये ऐसा गुणनफल जो अंक विद्युत ऊर्जा का देगा उसे हम यूनिट में पढ़ते हैं। तो एक यूनिट 1 किलोवाट आवर है। यहाँ 50 वाट के 10 लैंपों की कुल विद्युत शक्ति 500 वाट को अगर हम किलोवाट में बदलें तो 1000 का भाग देने पे 500 वाट 0.5 वाट हो गई है। अगर अलग अलग शक्ति मान के विद्युत उपकरण हो तब भी हम कुल शक्ति जोड़कर इसी भांति निकाल सकते हैं और उसको वाट से किलोवाट में बदला जा सकता है। अब अगर समय सीधा घंटों में दिया हुआ है तो 5 घंटों को 5 लिखकर शक्ति किलोवाट में और समय घंटों में गुणा करने पर सीधे विद्युत यूनिट में विद्युत ऊर्जा की खपत 2.5 यूनिट, यहाँ चौथा ऑप्शन आ गया है। अगर समय घंटों के बजाय मिनट में दिया हुआ है तो उसे 60 से भाग देके घंटों में बदला जा सकता है। एक दिन की विद्युत ऊर्जा खपत को महीने के दिनों से गुणा करके एक माह की विद्युत ऊर्जा खपत और विद्युत ऊर्जा किस दर पर उपलब्ध है उस दर से एक माह का विद्युत ऊर्जा बिल भी रुपए में ज्ञात किया जा सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक बार 100 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक से अधिक व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में प्रश्न आ सकते हैं। इस तरह से अगर 4 प्रतिरोधों के साथ एक 5वां प्रतिरोध बीच में काट कर लगाया जाए तो ये कोई भी प्रतिरोध एक दूसरे के साथ श्रेणी या समांतर में नहीं है, लेकिन इसकी एक खास संतुलन की स्थिति है जिसमें ये B और D के बीच में लगाई गई धारा मापी जब A और C के बीच में विभवांतर लगाया जाता है तो शून्य विक्षेप की स्थिति बताती है। ऐसी स्थिति में इन चारों प्रतिरोधों में से 3 प्रतिरोध जैसे यहाँ P जो A और B के बीच में लगा है उसका मान 500 ओम, Q जो B और C के बीच में लगा है उसका मान 300 ओम और S जो परिवर्ती प्रतिरोध है जिसे बदलकर हम संतुलन की स्थिति प्राप्त करते हैं उसका A और D के बीच में मान अगर 15 ओम हो तो ये चौथा प्रतिरोध जो अज्ञात है C और D के बीच में लगाया हुआ R उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। जब इस तरह का व्हीटस्टोन सेतु परिपथ संतुलन की अवस्था में होता है तो B और D बिंदुओं के विभव एक समान होते हैं। B और D के बीच में विभवांतर या इस धारा मापी में धारा प्रवाह नहीं होता है। ऐसे संतुलन की स्थिति में A से B तक बहने वाली X धारा B से C तक बह जाएगी और A से D तक की Y धारा सीधी पूरी Y रूप से D से C के पथ पे बह जाएगी। और नदी में धारा प्रवाह जिस तरह से होता है और पुल पर सेतु पर कोई धारा प्रवाह या पानी नहीं होता, बिल्कुल वैसी स्थिति यहाँ इस पीली शाखा में हो गई है। यहाँ धारा प्रवाह है लेकिन सेतु पे कोई धारा प्रवाह नहीं है, इसलिए इस तरह के परिपथ को सेतु परिपथ कहते हैं। और संतुलन की अवस्था में ऐसे सेतु परिपथ में आमने सामने के जो प्रतिरोध हैं इन चारों में से P के सामने R और Q के सामने S उनके गुणा परस्पर बराबर होते हैं। अतः P प्रतिरोध और R प्रतिरोध का गुणा Q प्रतिरोध और S प्रतिरोध के गुणा के साथ जो बराबर का संबंध रख रहा है उसमें अगर हमें P, Q और X मालूम है तो R का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ A और B के बीच में P 500 ओम, B और C के बीच में Q 300 ओम
और ए और डी के बीच में एस 15 ओम है। आर का मान अगर हमें ज्ञात करना हो तो ये इधर 2 जीरो इस 2 जीरो से काट दी जाएगी और 5 का अगर 15 में हम भाग दें 3 बार तो 3 और 3 का गुना, आर का मान 9 ओम। ये दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। तो इन चारों प्रतिरोधों में से किन्हीं 3 प्रतिरोधों के मान दिए हुए होंगे और चौथे का मान ज्ञात करना होगा। अनेक बार संतुलन की स्थिति के साथ सेतु परिपथ दिया हुआ होगा और इस गैल्वेनोमीटर में जो शून्य धारा है उसका मान 0 है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर हो जाएगा संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर की धारा 0 है। ये दिया गया प्रश्न प्रारूप भी परीक्षाओं में अनेक बार दोहराया गया है। एक से अधिक प्रतिरोध परस्पर समांतर में किसी दी गई विभव के साथ जोड़े जाते हैं और इन प्रतिरोधों में सिर्फ एक प्रतिरोध अज्ञात होता है, बाकी सभी के मान ज्ञात होते हैं और कुल परिपथ धारा भी दी हुई होती है। और इन सभी प्रश्नों को करने का एक जैसा नजरिया है। समांतर में लगाए गए तीनों प्रतिरोध में विभव का मान एक समान 24 वोल्ट रहेगा। तो जिन प्रतिरोधों के मान हमें ज्ञात हैं वहां हम विभव और प्रतिरोध से ओम का नियम इस्तेमाल करके धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 ओम में 24/4 6 एम्पियर धारा हो जाएगी। इसी तरह से इस 12 ओम में भी 24/12 2 एम्पियर धारा हो जाएगी। इन दोनों परिपथों में जो 6 एम्पियर और 2 एम्पियर धारा है उसको अगर हम कुल धारा में से घटा देते हैं तो इन दोनों में 6 और 2 कुल 8 एम्पियर धारा गई, कुल धारा यहाँ 12 एम्पियर है। तो इस अज्ञात प्रतिरोध में धारा का मान हमें 4 एम्पियर ज्ञात हो जाएगा और ये 4 एम्पियर धारा 24 वोल्ट के साथ इस अज्ञात प्रतिरोध का मान V/I 24 वोल्ट 4 एम्पियर धारा, विभव में धारा का भाग R2 का मान, ये चौथा विकल्प 6 ओम ज्ञात हो गया। परिपथ में उपकरणों की परस्पर व्यवस्था श्रेणी में है कि समांतर में है, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ हमें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में जो 4 विकल्प दिए हुए हैं श्रेणी परिपथ कहाँ उपयोग में लिया जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है वोल्टमीटर का संयोजन, किसी परिपथ में वोल्टमीटर का संयोजन बाहर प्रतिरोध में विभव का मान ज्ञात करने के लिए समांतर में किया जाता है। तो ये श्रेणी परिपथ का उपयोग नहीं है बल्कि एक समांतर परिपथ संयोजन है। विभव मापी का विभव मापन के लिए भार के साथ समांतर में संयोजन किया जाता है, जैसा कि पीली हाईलाइट में दिखाया गया है। घर में जो सभी लाइट के सर्किट्स होते हैं वो एक समान विभव में काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन्हें सभी को परस्पर एक दूसरे के समांतर में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि प्रत्येक बल्ब के नियंत्रण के लिए जो स्विच का प्रयोग किया जाता है ये स्विच बल्ब के साथ श्रेणी में लगाया जाता है। तो जो नियंत्रण स्विच है उपकरण के साथ वो एक श्रेणी परिपथ का उपयोग हो सकता है, लेकिन ऐसा विकल्प दिया हुआ नहीं है। सभी विद्युत स्रोत आपूर्ति के साथ परस्पर समांतर में एक समान विभव पर काम करने के लिए लगाए जाते हैं। तो ये घरों में प्रकाशीय परिपथ समांतर परिपथ उपयोग है, श्रेणी परिपथ उपयोग नहीं है। एक एमीटर में शंट प्रतिरोध का जो संयोजन है वो कैसा उपयोग है। तो एक एमीटर की धारा मापी की धारा क्षमता कम होती है और जब कुल परिपथ धारा हमें अधिक मापन करनी होती है तो गैल्वेनोमीटर धारा मापी के समांतर में एक छोटा प्रतिरोध शंट का इस्तेमाल किया जाता है। शंट शब्द ग्रीक भाषा में समांतर को ही इंगित कर रहा है। तो शंट प्रतिरोध भी जो गैल्वेनोमीटर के साथ एमीटर बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो भी एक समांतर परिपथ उपयोग है, सीरीज परिपथ उपयोग नहीं है। तो तीसरा भी सही विकल्प नहीं है। तो निश्चित है अगर पहले तीनों विकल्प गलत हैं तो चौथा विकल्प सही होगा। एक मैजेंटा हाईलाइट में जो वोल्टमीटर की धारा मापी कुंडली है उसमें बहुत कम विभव पे ही पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा आ जाती है। अगर किसी भार के अक्रॉस नापे जाने वाली विभव का मान बहुत अधिक है तो हम धारा मापी की विभव परास वृद्धि बनाकर वोल्टमीटर बनाते समय एक बड़े गुणक प्रतिरोध मल्टीप्लायर प्रतिरोध को धारा मापी की श्रेणी में लगाते हैं। तो जो मल्टीप्लायर प्रतिरोध का वोल्टमीटर में संयोजन है वो एक श्रेणी परिपथ उपयोग हो गया है। तो यहाँ डी विकल्प जो आच्छादित नहीं किया गया है वो सही विकल्प कहा जा सकता है। एक सरल लेकिन कंसेप्ट बनाने वाला, विषय समझ को सुधारने वाले सवाल के साथ आज की लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। इस परिपथ पर क्या प्रभाव बनेगा अगर ए और बी के ये जो सिरे हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का लघु परिपथ अगर हो जाए। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प छांटना है। अतः जब ए और बी के बीच में लघु परिपथ की स्थिति हो जाएगी तो इस परिपथ का अंश शून्य प्रतिरोध स्थिति में आ जाएगा और ऐसी स्थिति में श्रेणी परिपथ की संपूर्ण
संपूर्ण धारा लघु परिपथ भाग में से होकर प्रवाहित होगी और सभी समांतर में लगे हुए प्रतिरोधों पर विभवपात शून्य होने के कारण कोई धारा प्रवाह नहीं होगा। धारा प्रवाह की स्थिति में भी विभव का शून्य हो जाना परिपथ की शून्य प्रतिरोध स्थिति को दर्शा रहा है, तो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। ये सही विकल्प है। जो अन्य विकल्प हैं उनका भी व्याख्या की जा सकती है। सभी शाखाओं में समान धारा तो है लेकिन वो धारा शून्य है, इसलिए ये धारा है नहीं, तो दूसरा विकल्प गलत है। प्रत्येक शाखा में आपूर्ति विभव रहेगा, ये भी एक गलत कथन है। लघु परिपथ स्थितियों में विभव शून्य हो जाता है और यहाँ जो श्रेणी प्रतिरोध है लाइन का आंतरिक प्रतिरोध, उसमें अत्यधिक लघु परिपथ धारा से सारी ये जो आपूर्ति विभव है वो ड्रॉप होगी और ये श्रेणी प्रतिरोध धारा नियंत्रण का कार्य करेगा। अगर हमारे प्रश्न में ये श्रेणी प्रतिरोध अल्प मात्रा के हैं तो ये जो लघु परिपथ धारा है उसका मान अत्यधिक हो जाएगा और ऐसे स्थिति में आपूर्ति की वायरिंग में और स्रोत के अंदर अति भार से किसी भी प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, आग जैसी स्थितियां भी बन सकती है। तो जो लघु परिपथ हैं वो परिपथ की धारा को अत्यधिक ज्यादा बनाकर इलेक्ट्रिक फायर जैसी स्थितियां बना सकते हैं। तो प्रत्येक शाखा में आपूर्ति विभव न होके शून्य विभव होगा और आपूर्ति विभव श्रेणी में लगे हुए प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित करेगा और अगर श्रेणी प्रतिरोध कम है तो धारा का मान अत्यधिक ज्यादा होगा। चौथा ऑप्शन है कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा धारा के बराबर होगी। तो सत्यता यह है कि संपूर्ण श्रेणी की परिपथ धारा लघु परिपथ भाग से ही प्रवाहित होगी। तो यहाँ बी, सी और डी गलत ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है इस लर्निंग वीडियो के जो 10 विविध प्रकार के उदाहरण हमने समझाए हैं वो आपकी विषय समझ को मजबूत बनाएंगे और इसी तरह के परीक्षा प्रारूप परीक्षाओं में आप सफलतापूर्वक करके अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे। हमारी इसी प्लेलिस्ट और दूसरी प्लेलिस्ट की लर्निंग वीडियो से आपकी विषय समझ और परीक्षाओं में अच्छे अंकों को प्राप्त करने की चाहत पूरी हो, इसी कामना के साथ ये लर्निंग वीडियो समाप्त करते हैं। एक बार फिर हमारी सभी वीडियोस देखने, सराहने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।